सेल्यूलॉइड के सितारे। सभी सुनने वालों को नमस्कार। कांचन जी, आप क्या बात है, बड़ी डरी और सहमी सी हैं भाई, किस बात का खौफ है आपको? हाँ। कमल जी, आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं डरी हुई हूँ। मेरी आवाज में बहुत ही ऐसी मेरी कमी है आवाज में, और मुझे सूझ नहीं रहा है कुछ। लेकिन आप अपनी तरफ भी तो देखिए, आपकी आवाज को क्या हो गया? आप तो बिल्कुल तु 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 क्या मेरी तो डर से वैसे टांगे कांप रही हैं, और क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हाँ? बड़ी मुश्किल से तो मैंने हिम्मत जुटाई, आवाज निकले मुंह से। हाँ? आपको मालूम है हमारे स्टूडियो में कौन मौजूद है? बताइए। मैं बताऊं? आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सयाजी शिंदे। अब आप बताइए। सयाजी शिंदे मराठी रंगमंच के और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी काम किया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज सयाजी शिंदे साहब हमारे इस प्रोग्राम में हैं, विविध भारती के श्रोताओं के साथ में हैं, अपनी यादें, अपने अनुभव बांटने के लिए, शिरकत करने के लिए इस प्रोग्राम में। जी, लेकिन आप ये बताइए कि अभी अपनी आवाज की कंपकपी और जो कुछ आप कह रहे थे वो सब खत्म हुआ भी या नहीं? उन्होंने वहां से मुझे हाथ दिखा करके निर्भय रहने का एक वो दिया, आश्वासन सा दिया, तो मैं जी हाँ, सांस में सांस आई मेरे। नमस्कार सयाजी साहब, हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रेडियो के किसी स्टूडियो में पहली बार आप आए हैं? इसके पहले भी आपका आना जाना होता रहा रेडियो में? रेडियो में बहुत बार आया हूँ मैं। बहुत बार, मतलब रेडियो के ड्रामा में काम किया है। मतलब आप जो हैं विविध भारती परिवार के पुराने सदस्य हुए, रेडियो परिवार के पुराने सदस्य हुए आकाशवाणी? बराबर। लेकिन रेडियो सुना कभी पहले? बचपन में बहुत, मतलब जब टीवी नहीं था तब रेडियो जिसके घर होता था वो लोग बहुत अच्छे मानते थे, क्यों? ताकि लोग उनके घर जाते थे, सुनते थे, और बहुत बड़े प्रोग्राम होते थे रेडियो पे, मैचेस होती थी, तो रेडियो बहुत बड़ी बात थी। और रेडियो आपको दुनिया से जोड़ के रखते थे। लेकिन आज आप जिस दुनिया में हैं वो अभिनय की दुनिया में हैं। लेकिन अभिनय की इस दुनिया में टेलीविजन है, रंगमंच है, और फिल्में एक बहुत बड़ा ब्रेक देती हैं किसी भी आर्टिस्ट को। लेकिन आपकी शुरुआत हुई रंगमंच से, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे। फिल्मों में भी फ्लैशबैक होता है। तो आप सयाजी साहब, आप सतारा के रहने वाले हैं। सातारा है ना? राइट। सातारा के यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर मेरा एक छोटा सा गांव है, नाम है वेड़े कामठी। वेड़े कामठी, अच्छा। तब 81 में वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई है। तो आपकी स्कूल की जो पढ़ाई हुई वो लालटेन या लालटेन में हुई है। मतलब 7th स्टैंडर्ड तक तो पूरा गांव में था। हम लोग मंदिर में जाके, मंदिर में स्कूल होता था हमारा। वहाँ गांव में जो स्कूल था वो मतलब 4-5 कक्षा तक चलता था, उसके बाद वो मंदिर में होता था। और परिवार जो था आपका वो बिजनेस से जुड़ा था या खेतीबाड़ी से? खेतीबाड़ी, अभी भी खेतीबाड़ी से है। मैं अकेला ही इस फील्ड में आया हूँ, क्योंकि हमारे गांव में यात्रा होती थी, है अभी भी। अच्छा, जिसे बंगाल में यात्रा कहा जाता है? यात्रा, राइट। अच्छा। तो यात्रा में वहाँ नाटक होता था, छोटे छोटे कलापथक होते थे, तो तभी मैंने वो काम करना शुरू किया था। क्या उम्र रही होगी जब पहली बार मतलब स्टेज पे आकर के आपने परफॉर्म किया होगा? राइट। तभी परफॉर्म ये शब्द नहीं थे, लेकिन कला नाम की जो अच्छी लगती थी वो तभी शुरू होती थी, क्योंकि गांव में भी वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, चक्की पीसते हैं, तो माँ जब गाना गाती थी तभी अच्छे लगते था। हाँ, वही। और कुछ याद है आपको, आपकी माँ क्या गाया करती थी? उसके बोल कुछ? वो जो है मराठी में है ना, ऐसा कि सासू आणि सासरा दीर हा तिसरा ओवी गाऊ भरतारा तू यरबा इठला।
वाह 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 वाह। और इसके साथ कमल जी वो जो चक्की घूमती है ना, उसकी आवाज के साथ वो जो मेल खाता है, वो एक बहुत ही उसका बाज ही अलग होता है। चक्की तो वैसे भी निशानी ही कहना कि वक्त की है, पहिया जैसे घूमता है वक्त का, वो हमें कहां से कहां ले जाता है। लेकिन हम अभी वक्त का पहिया थोड़ा सा उल्टा चला रहे हैं और इनकी यादों में ही है बचपन की। जी, लेकिन कमल जी बीच में मैं एक सवाल या थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ कमल जी, आप मुझे बुलाएंगे कांचन जी, हम इनको बुला रहे हैं सयाजी। अभी ये इनका अपना नाम है, हिंदी की जो शैली है उसमें जी जोड़ा जाता है, मतलब ये मराठी में जैसे शिवाजी, सयाजी ऐसे हो गया, तो अब हम इनको कैसे बुलाएं? भाई इनके नाम के आगे तो वैसे ही आदर का संबोधन लगा हुआ है और वैसे भी ये हमारे लिए आदरणीय है और हमें गर्व होता है जब ऐसा कोई फनकार हमारे जन्म से ही मैंने सम्मान पाके जन्म लिया है। मैं यही कह रही हूँ, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ये बात है। देखिए कांचन जी, ऐसा है कि हम फ्लैशबैक में इस समय इन्होंने बात की थी कि गांव के मंदिर में स्कूल लगा करता था और जब माँ वो चक्की पीसती थी तो कुछ गाती थी, वो भी इन्होंने गा के बताया। मुझे ये बताइए कि वहाँ आपने खेत पे भी काम किया आपने? बहुत बार। बचपन में जब शुरू किया खेत में काम करना तो पहला मतलब ये सामान लेके जाना और लेके आना, ये मतलब पिताजी को, मम्मी को, मतलब आई बोलते हैं उसको, आई को सब वो या तो गाय भैंस को संभालना, हाँ चरा के लिए ले जाता था, उनको संभालता था। सैटरडे संडे हो तो फिक्स काम था। अच्छा। और ज्यादा खेत में काम होता है तो स्कूल में छुट्टी दे, मतलब हल भी जोता है आपने? हल चलाया है। अच्छा। इसके अलावा वो ट्रैक्टर वगैरह भी आ गए? ट्रैक्टर नहीं था, अभी ट्रैक्टर आए हैं। अच्छा। तभी तो ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे मेरे जमाने में। सर जी, आपके यहाँ खेतों में वैसे भी सातारा की तरफ तो ज्वारी जिसे कहते हैं, जोंधड़ा मराठी में बोलेंगे। हाँ। ज्वारी, बेहमोग, मतलब सींग दाना, मूंगफलिया, राइस और बाकी उड़ीद, ये जो होता है ना सभी जी, वो तो सब होता है। तो चलिए, इस वक्त ऐसा कि हम आपके खेत में ही बैठे हैं और यहीं खेत पे बैठे बैठे, खेत की मेड़ पर बैठे बैठे आपकी पसंद का एक गाना सुना जाए जी, रेडियो के माध्यम से। जी बताइए। तब आपका कौन सा गाना जो बहुत पसंदीदा था, याद है कुछ? तभी बचपन में मुझे वो जो गाना था ना कि जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की
कांचन जी, मैं देख रहा था बड़ी बेसब्री से आप गाना खत्म होने का इंतजार कर रही थी। लगता है कोई सवाल जो है वो आपके जहन में कुलबुला रहा है। नहीं, मैं ये सोच रही थी जब गाना सयाजी साहब ने कहा कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, तो सबको गले से लगाते चलो, ये बात है। लेकिन वो जिस तरह का कैरेक्टर कर रहे हैं, हाँ, मैं वही बात कह रही थी। गले मिलने से आप भी डरता है। तो आप भी डर गए, जैसे स्टूडियो में आए तो आप कांप रहे थे। इसलिए सयाजी साहब ये बताइए कि आपने स्कूल के जो दिन थे आपके, वो तो खेती और पढ़ाई इसमें आपने लगा दिए, लेकिन ये बात आपके दिल में कहाँ से आई? आपके घर में, अभी आपने कहा कि कोई ऐसा नहीं था कि कोई कलाकार तो नहीं, स्टेज या स्क्रीन से कोई जुड़ा नहीं था पहले, तो ये आपके दिमाग में, मैं तो ये सोचती हूँ कि वहाँ माड़े कामाठी, क्या वेड़े कामठी में तो आपके यहाँ थिएटर वगैरह भी नहीं होंगे कुछ? बिल्कुल। यही बात कि वहां पर काम करते करते, खेत पे काम करते करते एक्टिंग की तरफ मुड़ने का जो बीज है वो आपके दिल की मिट्टी में कैसे अंकुरित हुआ? बचपन में मैं जब देखता था तो गांव में मेरे ख्याल से गोंधल होता है, तमाशा होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, मतलब वो नंदी बैल वाले आते हैं, तो ये सभी पे मुझे बहुत अच्छे लगते थे सभी चीज़ें। तो मैंने कीर्तन देखा है तभी, तो इतना अच्छा लगता है, तभी लगता था मतलब तमाशा है, तो तमाशा पे जब मैं देखता था तो लगता था कि ये ऐसा कभी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो तभी तो मतलब फिल्म, मतलब ड्रामा में काम करना या तमाशा में काम करना बहुत हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन मतलब, आपने कभी तमाशा देखा? हाँ, मैंने बहुत बार तमाशा देखा है जी। लेकिन तमाशा देखने के लिए तो हम कहाँ कहाँ जाते थे। घर में क्या बचपन में ये बोल अच्छा नहीं लगता था ना तमाशा। नहीं, किसी भी घर में स्कूल के बच्चों को तो तमाशा देखने के लिए कोई भी इजाजत नहीं ही देता है। अच्छा, परमिशन नहीं मिली? परमिशन नहीं, घर वालों का डर है। उसके लिए पैसे कैसे अरेंज किए जाते थे और कैसे आप निकलते थे, कितने बजे निकलते थे और किन दोस्तों के साथ में आप कैसे चोरी छुपते छिपाते वहां तक पहुंचते थे? इसके बारे में कुछ बताइए। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ से वेड़े कमठी गांव से, तभी तो एसटी नहीं थी, मतलब रोड से चिंसनी गांव है, अभी कनेर पे धरण मतलब डैम हुआ है, वहां से 2-3 किलोमीटर दूर अंदर गांव है, वहां तक चल के आना पड़ता था। तब मेढ़ा गांव में एक बार कालू बालू का तमाशा था, तो हम लोग रात को सोने के लिए मंदिर जाते थे। तो रात को मंदिर गए, फिर दोस्तों ने तय किया कि चलो तमाशा देखने जाते हैं। फिर हम लोग निकले और ऐसा हुआ कि जब निकले तो बहुत होश, मतलब चलो चलो चलते, जल्दी से निकल गए और आने के बाद पता चला किसी के पास भी पैसा नहीं है। तो हम लोग एक ट्रक को हाथ किया, तभी रात को एसटी नहीं थी, ट्रक को हाथ किया, ट्रक में बैठे, फिर वो जो किन्नर होता है ना, वो आता है, बोले पैसे दे दो। तो पैसे कितने, क्या कितने पैसे, अभी छुट्टा है क्या, तेरे पास है क्या, है तू दे दे। तो फिर ट्रक हिलता है, वो आगे जाता है, वो बोलता है कितना पैसा, तू दे ना, तूने क्यों नहीं दिया। ऐसा मतलब फुल ड्रामा इम्प्रोवाइज करके 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 आधा घंटा उसको, मतलब 12-13 किलोमीटर, तो 7-8 किलोमीटर तक खींचा हम लोगों ने। फिर उसको पता चला कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सीरियल जो है, चलो उतरो नीचे, ये सीरियल जो है गलत है। पैसे नहीं थे ट्रक वाले को देने के लिए, तो तमाशे वाले को देने के लिए, टिकट खरीदने के लिए पैसे थे नहीं, तब क्या हुआ होगा? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, तो हम लोगों को उतारा गया, फिर हम लोगों ने 1-2 किलोमीटर तो चल के गए, फिर गए तो अभी क्या करना, तो तमाशा थिएटर के काउंटर पे गए और वहाँ बोले कि नमस्ते, हम लोग गांव से आए हैं, 6 लोग हैं और हमारे काका यहाँ रहते थे, उन्होंने बुलाया था तमाशा देखने के लिए, अभी वो घर में नहीं है, ताला है उधर, तो अभी क्या करो, तमाशा तो देखना है, ये तो फिर नहीं आने वाला है। तो बोले झूठ बोल रहे तुम लोग, हम सच बोलते हैं, अभी हमारे साथ चलो, मैं ताला दिखाता हूँ घर में। तो बोले ठीक है बैठो। तो 6 लोगों में से एक के पास पैसा था, तो उन्होंने टिकट निकल के वो अंदर जाके बैठा, हम लोग 5 लोग बाहर बैठे। फिर जैसे तमाशा शुरू हुआ, हम लोगों को अंदर छोड़ा, तो हम लोग उसको मिले, तो वो बोल रहे मेरे पैसे काम का फोकट गया। तो अब वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि कभी झूठ बोल के आप जैसे गए हैं और इत्मीनान से देख रहे हैं, निगाहें सामने हैं और पता चला कि पीछे से घर का कोई मेंबर आके खड़ा हो गया है और वो देख रहा है कि कब ये उठे और कब इन्हें पकड़ा जाए, ऐसा हुआ है? मुझे एक बार पकड़ने के लिए बड़े भाई को छोड़ा था। हाँ, चलो पकड़ो इसको, किधर गया है। तो मैं देख रहा था, तो मुझे पकड़े ऐसा
शर्ट को पकड़ा उसने, क्या कर रहा है, तमाशा देख रहा है, घर पे मेहमान है, ये है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, 2 मिनट रुक ना, तू भी देख के चलना। तो हम दोनों ने भी देखा, फिर बोला कि ऐसा नहीं मैं तमाशा नहीं देख रहा था, इधर खेल रहा था, ऐसा बोल के मुझे भाई ने भी संभाल के जब उसको भी आपने उसमें शरीक कर दिया तो टेंशन खत्म है जी। अच्छा, तो ये सारी चीजें तो हो गई, और वहीं पर आपको अभिनय की तरफ आपका झुकाव हुआ, और मैं समझता हूँ कि आपने वहीं ये निर्णय कर लिया होगा कि अब मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है। एक्चुअली गांव में यात्रा में तो कला पथक होता था स्कूल में, तो स्कूल में कला पथक में शुरू किया। तब 5th या 6th स्टैंडर्ड में मैं था, तभी थोड़ा सा काम किया था कि वो कॉमेडी का किया था। तब पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, वो देखने भी नहीं आए थे, माँ भी नहीं देखने आए थे। लेकिन मैं रात को 1-1:30 बजे, 10-11 बजे शुरू होता है, वो काम करके घर गया था, तो माँ ने वो नजर उतारती है ना, वो सब सामान तैयार रखा था और वो कहता, वो भी अभी मुझे याद है। अच्छा, सातारा के ही लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में ही आप कुछ करते थे ड्रामा वगैरह में? हाँ, तब कॉलेज में था, तभी काशीनाथ घाणेकर, सतीश दुबाशी, डॉक्टर श्रीराम लागू, अमोल पालेकर, ये लोग ड्रामा करने के लिए आते थे। तभी मैंने उनको ड्रामा देखता था। वहाँ भी पैसे नहीं थे हमारे पास, तो सातारा में ऐसा था कि फर्स्ट एक्ट होने के बाद सब लोगों को छोड़ते थे। ये थिएटर का जुनून आपको तब से था? तब से शुरू हुआ, और तब हम लोग जब देखते थे ड्रामा, तो बाहर आके दूसरे तीसरे दिन वही डायलॉग सबको, दोस्तों को सुनाना, ये कैसा बोलता था, वो कैसा बोलता था, ये क्या करता था। कुछ सुनाइए ना, कुछ याद है आपको, कोई नाटक, कोई समाद उस दौर का? मेरे ख्याल से अमोल पालेकर, दिलीप कुलकर्णी और चित्रा पालेकर का अपलं बुआ से करके मराठी ड्रामा था। तो वो क्या है, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट में वो जो बोलते हैं ना, मतलब मराठी में ऐसा था कि मी आत येऊ का, आलाचा हात तर या ना सरळ, ऐसा वो फर्स्ट होता है ना। तो हिंदी में मतलब मैं अंदर आऊँ क्या, बोलती आई है तो अंदर आ जाइए ना। और थर्ड एक्ट में होता था मैं अंदर आ सकता हूँ क्या तो चित्रा बोलती थी अगर आप अंदर आए ही हैं तो आ जाइए मतलब उसको कॉमेडी करते थे, एग्जैगरेट करते थे, तो उसी वक्त बहुत अच्छा लगता था, वो दोस्तों को मैं बहुत सुनाता था। अच्छा, आपने 1978 में एक वन एक्ट प्ले भी किया था, उसके बारे में कुछ बताइए, और उसके डायलॉग हम सुनना चाहेंगे आपसे। मतलब आपने जब कॉलेज में जाके अपनी नाटकों की जो गतिविधियां हैं वो शुरू की वहां जाकर, वो उसके बारे में बताइए। सातारा में मैं जब आया था तो सातारा में एक संस्था शुरू हुई थी, अभिनव कला मंदिर। उससे वो सुनील कुलकर्णी करके पुणे जो घाशीराम कोतवाल में काम करते थे, वो वहाँ काम करते थे, वो गवर्नमेंट ऑफिस में। तो उन्होंने जो सातार के लड़के लोग थे, ड्रामा के इंटरेस्टेड जो थे, उनको एक्सरसाइज सिखाना शुरू किया था। मतलब सारे ग नी ता सब उसको वो सब एक्सरसाइज, वॉइस एक्सरसाइज लेते थे। तब मुझको बहुत अच्छा लगा वो, तो मैं सीखना शुरू किया। तो उन्होंने घोड़वर पाणी फर्स्ट हमारे एकांकिका थी जिसमें हम लोग काम करते थे। घोड़वर पाणी, फिर पावसाचे गाणे, चतकोर भाकरी, ये तीनों जो एक वन एक्ट प्लेस किए थे, वो लाइव में बहुत सिखा के गई। अभी तक मैं वही करता हूँ। उसमें संगीत था? संगीत मतलब सब यही, मतलब अपना खुद का संगीत था। मतलब अच्छा, नहीं गाने वाने थे? गाने वाने ऐसे ही थे, वो खास गाने ऐसे बाहर के। मतलब ये जो तीनों ही एकांकिकाएं थी, इसमें सामाजिक विषय थे? हाँ, सभी। एक घूंट पानी, घोड़वर पानी, या एक टुकड़ा रोटी, और बारिश का गाना। बारिश का देखिए, इस वक्त तो बारिश का तो मौसम नहीं है, लेकिन घूंट भर संगीत अगर पी लिया जाए तो कैसा रहे। आपकी पसंद का अगला गाना हम सुनना चाहेंगे, तो अब बताइए गाना कौन सा है? फिल्म इजाजत, कतरा कतरा। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं,
जरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो। लेकिन अभी आपसे कतरा कतरा और बातें हमें करनी है। चप्पा दर चप्पा आगे बढ़ना है। जी, अभी तो हम चप्पा चप्पा छान रहे हैं सातारा का इनके साथ में, बल्कि यादों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। बहरहाल फिर सातारा से ये मुंबई आप कब आए? बम्बई में मैं जो क्या, हमारे जो सुनील कुलकर्णी थे, हमारे गुरु जैसे थे, उन्होंने थिएटर के लिए बहुत सिंसियरिटी क्या होती है, टाइम कैसा होता है, एक्सरसाइज करना कितना पड़ता है, पढ़ना कितना होता है, सातारा में ये सब मैं सीखा हूँ। उन्होंने बहुत पैसा नहीं था तब उन्होंने सामना, कुंकू, शेजारी, मानूस ऐसे मराठी फिल्में दिखाई थी। रात को उनके ऊपर बहुत बहस करते थे, ये क्यों ऐसा है, कैसे है, उन्होंने क्या सोचा होगा। न्यू फुले का सामना का जो रोल है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, तो इसके ऊपर बहुत बहस करके फिर वो इतना अच्छा लगता था। फिर वो सुनील कुलकर्णी जी की बदली, ट्रांसफ़र हो गई पूना में, तब लगा कि अभी क्या करें, सातारा में बहुत अच्छा तो लगता था अभिनय काम करना। फिर वो छोड़ दिया और फिर मैं बम्बई आया। लेकिन ऐसी आसानी से बम्बई आ गए, आपको घर वालों ने आने दिया? नहीं, वो तब क्या हुआ था कि मेरी शादी हो गई थी, तो घर में भी ऐसा था ना कि मतलब झगड़ा थोड़ा सा हो रहा था, तो अच्छा हुआ कि बिना झगड़े अगर अलग अलग रहा जाए तो अच्छा है। तो हम लोग बम्बई आ गए, बम्बई में भी काम करना शुरू किया, फिर बम्बई में बहुत स्ट्रगल किया। मैंने तो सुना कि आप एक तो भांडुप में आपके ससुर साहब रहते थे, आप काफी दिन रहे, उसके बाद में कुर्ला में कोई बैंक था, नागरिक सहकारी बैंक, कुर्ला नागरिक सहकारी में, कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक में काम करता था। अभी भी हूँ मैं बैंक में। अच्छा। हाँ, बैंक ने मुझे बहुत कुछ दिया, कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक ने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है। हम भी तो आपके यादों की बैंक से सब निकाल रहे हैं जी। क्या है, मेरे सभी कलीग लोग थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि ये आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो सभी लोगों ने मुझे बहुत काम का, सबका बहुत हेल्प किया है। अभी बहुत कम जाता हूँ। मैं वही पूछने वाली थी कि उस काम में आपका मन कितना लगता है। नहीं, तभी मुझे एक कंसेशन दिया था और एक कंडीशन भी दिया था कि बैंक में आने के बाद ड्रामा या फिल्म के बारे में बात नहीं करना। अच्छा। और फिर बात तो जिन्होंने कंडीशन डाला था वही ज्यादा पूछते थे, कौन सी फिल्म के लिए गया था, कौन से ड्रामा के लिए गया था। बैंक में आप काम कर रहे हैं, लेकिन मन लगा हुआ है वहाँ थिएटर में, बार बार उसकी याद आ रही है, तो ये छटपटाहट तो आपको होती ही होगी। तो फिर आपने यहाँ पर अपना कौन सा, कैसे वो जो ग्रुप ढूंढा जिनके संपर्क में आए, नाटक के उन लोगों के, फिल्म के उन लोगों के, कैसे करीब आए, कैसे उन्हें खोजा आपने और फिर अपने लिए एक स्थान बनाया, अपने आप को उनसे जोड़ा, इसके बारे में कुछ बताइए। वो सुनील कुलकर्णी जी के वास्ते तो मुझे टेस्ट अच्छा हो गया था मेरा। और फिर मैं आविष्कार ज्वाइन किया इधर, अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडे, जो रोहिणी, जयदेव हट्टंगड़े, उनका मैंने वर्कशॉप किया, तो उसमें मैंने बहुत कुछ पाया। फिर मैंने स्तानिस्लाविस्की का मराठी ट्रांसलेशन है, के नारायण काळे ने किया है, अभिनय साधना और भूमिका शिल्प, ये दो जो किताबें हैं मेरे, मतलब वो भी मेरे बहुत बड़े गुरु हैं। उनको मैंने इतनी बार पढ़ा है, उनके ऊपर मैंने बहुत नोट्स निकाला है। फिर मैंने NCPA का अशोक दा रानाडे का वॉइस एंड कल्चर का वर्कशॉप अटेंड किया। फिर वामन केंद्र मुझे मिले, उन्होंने मुझे झुलवा करके ड्रामा का अच्छा रोल ऑफर किया। तो वो ड्रामा, पहला ड्रामा जिसका मंचन हुआ संगीत नाटक अकादमी के लिए, तो वो देखने के बाद जब्बार पटेल, PL देशपांडे, जयवंत दळवी, अरविंद देशपांडे, सब बड़े बड़े लोगों ने इतनी तारीफ किया, दिलीप कोलटकर, विजया मेहता, तो सब मतलब पुल देशपांडे जी मुझे 5 बार बोले कि कितना अच्छा काम किया है, ये तो ये रॉन्ग नोट पे जा सकता था, या कॉमेडी हो सकता था, या विकृति की तरफ जाता था, जो हिजड़े का रोल था। तो मैंने बोला उनको कि आपने मुझे 5वीं बार बोल रहे हैं, तो बोले नहीं यार, मेरे दिमाग में इतना बैठा है ये कैरेक्टर, ये अच्छा काम किया है। जब्बार पटेल जी मुझे बोले थे कि मेरे लाइफ में 2-4 रोल अच्छे हैं, उसमें से एक रोल तूने झुलवा में किया है। वो जोगती है ना, जोगती है, हाँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं अभिनय की, उसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, रेपेट्रीज हैं और फिर फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं,
इसके अलावा और किससे आपको इस बारे में टिप्स मिली जिससे आपको अपने आप को परिमार्जित करने में मदद मिली? या जो पहले वाले जिन लोगों को आपने देखा है स्क्रीन पे, उनको देख के? मुझे माधव अटवी जी ने बहुत अच्छा सिखाया, अशोकदा रानडे और वामन केंद्रे, सुलभा देशपांडे, जयदेव हट्टंगड़ी, रोहिणी हट्टंगड़ी। और मैं बहुत देखता था ड्रामा, मतलब नाना पाटेकर का पुरुष बहुत बार देखा था, घाशीराम कोतवाल, 3 पैसाचा तमाशा, ये तो ड्रामा ने 10-15 बार देखा है। और पाहिजे जातीचे जो मराठी ड्रामा है वो इतना अच्छा है ना, वो बार बार देखने के बाद कुछ ना कुछ अपने दिमाग में जाता है। और वैसे पढ़ा बहुत, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सीखने के लिए जिसको सीखना है तो रास्ते में जो होती है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ मुर्गी है ना तो बराबर दाना खाती है, मिट्टी नहीं खाती है। जिसको सीखना है ना उसको हर जगह मिलता है सीखने के लिए। क्या बात कही है, बहुत उम्दा बात। तो इस वक्त हमें दाने की जरूरत है, गाने की जरूरत है। हाँ, वही दाना, हमारी तो दाना ही दाना है। तो दाना पानी हो जाए जरा। तो बताइए हमें कौन सा दाना आप खिला रहे हैं इस वक्त? उत्सव का गाना सुनेंगे, मन क्यों बहका रे बहका। वाह वाह वाह, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में है, बड़ा ही रेयर गाना जिसमें दोनों बहनों की आवाज साथ में है। तो इस उत्सव का आनंद उठाया जाए। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका हो, बेला महका रे महका, आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलके हो, जिसने पलके चुराई आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके हो, झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके, आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आधी रात को। आपने जो इतने सारे नाटक किए हैं मराठी के, झुलवा, शोभा यात्रा, बनरूम किचन, आर्य चाणक्य, एक झुंझुवार्याशी, या फिर बाद में जो महेश मांजरेकर ने जिस पे फिल्म बनाई वास्तव, तो वो प्रवीण शांताराम का वो नाटक था आमच्या या घरात, इसमें से कौन सी भूमिका आपने, झुलवा के बारे में तो कहा है लेकिन बाकी भूमिकाओं के बारे में भी तो थोड़ा सा बताइए ना। मतलब वास्तव में जो संजय दत्त ने रोल किया था वो मराठी ड्रामा में, आमच्या या घरात ड्रामा में मैंने काम किया था, लेकिन वो सही आमच्या घरात
के ऊपर नहीं है, फिर भी उसके ऊपर नहीं है ऐसा भी नहीं है। वो स्टोरी फिल्म की अपनी जरूरतों के हिसाब से आप फेर बदल तो फेर बदल है, लेकिन वो स्टोरी उसके नजदीक है। अच्छा, मैंने सुना है क्योंकि नाटक की बात चल रही है, आपके एक नाटक को देख करके उसकी परफॉर्मेंस जो थी आपकी, उसको देखने के बाद में आपको महाराष्ट्र सरकार ने भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया था। उसके बारे में बताइए, कौन सा नाटक था वो? पहला ड्रामा मेरा लाइफ का था जुलवा, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था। पहला ही नाटक और उसमें पहली बार सम्मान, क्या बात है। फिर आमचा अगराज जिसको बेस्ट प्रोफेशनल एक्टर का भी मुझे अवार्ड मिला था। और वंदरूम किचन के लिए भी मुझे नाट्य दर्पण का अवार्ड मिला था। एक और बात ऐसी है मराठी एक्टर की कि मैंने जुलवा में काम किया था हिजरे का, और उसी वक्त वंदरूम किचन में काम किया था पहलवान का। तो जब मैं हिजरे का काम करता था तो सब लोग मतलब बेट लगाते थे कि ये ओरिजिनल हिजरा है, और आके मिलते थे, फिर बोलते थे देख ये नहीं है हिजरा। बोलते थे मैं बोलता हूँ हिजरा करके आते थे। और जब वंदरूम किचन में पहलवान का काम करता था तब बोलते थे ये एक्टर नहीं, ये कोल्हापुर का पहलवान पकड़ के लाया है। अच्छा। तो सुबह जब जुलवा का रोल होता था, तो दोपहर को वंदरूम किचन का रोल होता था, तो दोनों की मतलब लोगों को इतने पसंद थे। सया जी, एक सवाल पूछती हूँ, किसी गायक को अगर ये कहा जाए कि अभी इस समय आप यमन गाइए और अभी बिहाग गाना है और सुबह का अलैया बिलावल है या अहिर भैरव है, इसे गाइए, तो उसे गाते समय वो उसी राग को आलापते हैं, उसमें दूसरे स्वर नहीं आते हैं। लेकिन एक साथ अलग अलग भूमिकाएं जब कोई कलाकार निभाता है तो कहीं वहां से कोई एक नोट इधर आ जाता है? नहीं, क्या है, मराठी थिएटर का जो एक 30-35 दिन तो हम रिहर्सल करते हैं, तो वहाँ का मतलब उठना बैठना चलना तो वो दिखा नहीं सकते। अभी मैं इधर मतलब रेडियो में है, वो दिखा नहीं सकता हूँ कि जुलवा के रोल के लिए कैसा खड़ा रहता था और पहलवान के रोल के लिए कैसा खड़ा रहता था। तो उसका जुलवा का मतलब है ना, कुटकरान के लिए तरह तरह मतलब फिराला ये मेरे माँ का स्वर था। माँ का वो माँ मेरी जैसी बोलती थी, और 35 शोज के बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ ऐसे बोलती है। अच्छा। लेकिन आगा आगा आला 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 कर वो जो मतलब वंदरूम किचन का रोल था, तो मतलब वॉइस उसका टेक्सचर बोल के बताइए ना। नाही मतलब अगा बरं झालं तुम्ही इथं भेटला राव, तू तिकडे मला भेटला आणि मला बरं झालं ना चपलेला हाणला तर मी असतो राव। तो और जुलवा का जो थोड़ा जुलवा का मतलब कुठे का रान तर बोंबलत गेली फिरायला, आग लागली हिच्या साळाला पेटली धडा धडा। तो मतलब इतना मतलब अलग अलग है उसमें। तो वो ड्रामा मराठी एक्टर इसलिए स्ट्रांग है ना, वो पूरी तैयारी करता है, एक स्वर एक्सप्रेशन उसका डेप्थ सब उस पकड़ के रखता है ना, तो यहाँ का उधर जाने का सवाल ही नहीं आता है। तो इस भूमिका में कौन सी आपको सबसे बढ़िया लगी वाकई? कौन से नाटकों में आपके? नहीं, जुलवा में क्या है ना, मैं हिजरे का रोल करता था तब एक सीन 35 शोज के बाद हमने ऐड किया था कि परंपरा का जो जोगती है उसको ह्यूमिलेट कैसे करते हैं गांव के लोग। तो वो शो जब वो सीन जब होता था तब थिएटर में उसी एक ही समय में कुछ लोग हंसते थे और कुछ लोग ऐसा होते थे। तो पता चलता है कि ऑडियंस में कैसे लोग होते। जो लोगों को कुछ लोगों को लगता है ये हंसी मजाक है, कुछ लोगों को लगता था ये बहुत बुरी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि ऐसा जब परफॉर्मेंस के लिए वो ये होते कि मैं ये भी दे रहा हूँ वो भी दे रहा हूँ, लेकिन किसको क्या कैसे लगे। मतलब बात एक ही है, एक की आंखों में आंसू है, दूसरे की होठों पे हंसी है। कमल जी, आप सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे लबों पर जी एक इच्छा है, हसरत है, मतलब दिल से लबों पे आ गई है जी। और मैं वो कहना चाह रहा हूँ इनसे कि ये वक्त गाने का है, तो ये जो अंक है नाटक का इसको यहीं समाप्त करते हैं। सया जी, आपने कभी खुद गाया है या आप गुनगुनाते हैं? मतलब वो जो होता है वो मराठी में होता है। हाँ? मराठी में गाया है थोड़ा बहुत मैंने, लेकिन वो सुनाना चाहेंगे थोड़ा सा? नहीं, सुनाना चाहेंगे क्या? आप फरमाइश कीजिए, सुनाएंगे। हाँ। सुनाइएगा। शत्रूला शंभू करी बेजार, बळकट शरीर दंड पिळदार, हातामध्ये तळपे भवानी तलवार, जिरजी रणशूर वीर भादर,
रणशूर वीर बहादूर थोर झुंजार भाक लढणार वीर हजारात तुटून पडणार कधी काळालाही नाही डरणार दरारा त्याच देशामध्ये फार जिरर जी पोवाड़ा है पोवाड़ा ये क्या बात है। और भाई मैंने इनकी फिल्में देखी, मैं तो जबरदस्त फैन हूँ। अभी ऐसा करते हैं, हम उनकी फरमाइश से एक गाना सुनते हैं। जी हाँ। जगजीत सिंह की ये गजल सुनते हैं, ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो बुढ़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो पहली फिल्म और फिल्म के कैमरे का पहली बार आपने कब सामना किया, वो फिल्म आपको कैसे मिली, इसकी पृष्ठभूमि में हम आपके साथ में जाना चाहेंगे। पहली फिल्म तो मेरी मराठी की है अबोली, तब मैं थिएटर में काम करता था। 1995 में आई थी फिल्म। राइट। जी। तो अमोल शेडगे उनके डायरेक्टर हैं, तो घर में आए और उन्होंने मतलब वर्षा उसगांवकर तब हीरोइन थी और रेणुका जी शाहने, जी। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया एक पेंटर का रोल। तो मैं जब बम्बई आया था तो मैंने ये मतलब सोच के आया था कि मुझे अगर एक्टर बनना है तो मुझे क्यों एक्टर बनना है, मुझे क्या करना है। तो रोल के बारे में जो स्टडी करना है वो सब मैं पूरा करके पढ़ के उसके मतलब अगर मैं अभी बोलता हूँ
कि मैं गांव के यात्रा में काम करता था, तब हमारे यहाँ इमली का पेड़ था। तो गौतम बुद्ध अगर वो बोधि वृक्ष के नीचे अगर ये पढ़ सकता है, ज्ञान ले सकता है, तो हमारे गांव के इमली के पेड़ के नीचे मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। आप कोई कविता सुनाइए ना। हाँ, कविता मुझे एक हिंदी की बहुत अच्छी कविता लगती है। कविता का शीर्षक है सबसे खतरनाक। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है मगर सबसे खतरनाक नहीं है। कपट की शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है मगर सबसे खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है मगर सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़फ का सब सहन कर जाना। सबसे खतरनाक होता है सुबह काम पर जाना, शाम को लौट आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह। वाह। इससे पहले मैं ये बताऊं कि मैं 3 साल जब कॉलेज करता था तब मैं चौकीदार का काम करता था इरिगेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो रात को मैं ऑफिस में जाता था, पानी भरता था, सब साफ सफाई करके सुबह कॉलेज में जाता था। तो फिर मैंने कविता का कविता जब पढ़ना शुरू किया तब मुझे धूमिल की एक कविता मेरे पास आई थी। क्या बात है। कविता का नाम है मोचीराम। मोचीराम जी हाँ, उसका हम लोगों ने भी एक जमाने में नाट्य मंचन किया था। हाँ, बड़ी अच्छी कविता है। उसमें का कुछ मैं सुनाऊं आपको। जरूर। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हंसता हुआ बोला, बाबूजी सच कहूं मेरे निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। शूल के बारे में शूल का मतलब जो मैं बच्चू यादव का जो काम कर रहा था जी, तो बिहारी मैंने उतनी पढ़ी मतलब सुनी ज़्यादा, सॉन्ग सुने, उन लोगों को मिला। तो वो जो ना श का स करते हैं, का मतलब क्या क्या है, का है, खास तरह का एक्सेंट होता है। तो उसका स्टडी किया था। तो वो जो मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, उसमें भी मैं जो डांस किया है वो तो डांस भी अपने गांव का ही है। मतलब जो मुझे आता है वो करना है। तो वही गाना सुनते हैं। पतली कमर मटका के हाय 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 नागिन से बल खा के हाय 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 नैन से नैन लड़ा के हाय 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 धानी चुनर सरका के हाय 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 पतली कमर मटका के नागिन सी बल खा के नैन से नैन लड़ा के धानी चुनर सरका के हो दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने तू आई है यूपी बिहार लूटने। न पैसों का खजाना न सोने की तिजोरी न बर्छी घोड़ा सा कटार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने तू आई है यूपी बिहार लूटने।
मुझको चुम्मा, कान में झुमका लगा के, चाल में ठुमका लगा के, गजरे का चूड़ा बना के, होए इधर जरा महका के, कान में झुमका सजा के, चाल में झुमका लगा के, गजरे का चूड़ा बना के, इधर जरा महका के, इस जवानी की सारी बहार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, वालों के दिल का करार लूटने, तू आई है यूपी बिहार लूटने। अच्छा, आप साहब बच्चू यादव का कुछ डायलॉग अगर याद हो तो सुनाइए ना, उस अंदाज में, उस लहजे। बच्चू यादव का मतलब एक वो जो सीन है, पहला ही सीन शुरू होता है कि वो टिकट नहीं मिलता है, तो एक विधायक है उसके घर में जाते हैं और बोलते हैं कि टिकट दे दो, तुम मत इलेक्शन में आओ। तो उसको झगड़ा होता है, फिर उसको मारते हैं। तो वो विधायक को मारने के लिए बोलते हैं, तो बोलते भोग भोग सुरा भोग, तो दिल में डालना, दिल में डाले से बोलते हैं। तो डालने जाता है तो फटाक से उठता है बच्चों, तो बोलता है राइट में होता है दिल, दिल राइट में होता है, यही पिक्चर देखते हो तुम, दिल धक धक करने लगा। माधुरी दीक्षित लेफ्ट में हाथ रखती है ना माधुरी दीक्षित, ऐसे मारते हो साले, ये करके। फिर उसको मतलब एक आदमी मर रहा है और वो उसको मजाक कर रहा है। बहुत खूब। फिर वो कल्पना लाजमी की ऑफर आई कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैंने बोला हाँ या ना। फिर मैंने बोला नेशनल लेवल पे जाएगा, और वो वही काम है लेकिन वो नेशनल लेवल पे जाएगा तो अच्छा है, इसलिए मैंने फिर तो किया। आपने वो जो चंपा का रोल किया था, उसके लिए आपने आवाज से लेके अपने पूरी बॉडी लैंग्वेज को बदल दिया, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना। वहाँ एक सागर करके एक असिस्टेंट था, और उन्होंने ब्रिज और अवधी भाषा का कुछ मिक्सचर किया था। वो हम दोगले हैं पर कुछ ऐसे ना हैं, हाँ कहती हूँ, ऐसा कुछ उसका मुझे अभी 7-8 साल हो गए याद नहीं, लेकिन वो भाषा का वो लिया था। और हिजड़े का जो ये होता है चलना उठना बैठना, वो तो स्त्री की जो औरत की जो फिगर होती है उसके क्या होते हैं वो स्टडी किया था तभी। स्ट्रैंड गुण जिसे हम कहते हैं, मतलब क्यों ऐसा बैकबोन कैसे होते हैं, हाथ ऐसे क्यों होते हैं, वो साड़ी की पल्लू से क्यों क्या होता है, वो सब स्टडी किया था। और कैरेक्टर भी अच्छा था। तो और मैं बहुत हिजड़ों लोगों से मिला था, जुलवा के वक्त भी मिला था। जुलवा के वक्त तो क्या भारत तांडेल जी थे संस्था के, उन्होंने एक ग्रुप लाया था हमारे स्टडी के लिए हिजड़ों का। आप 5-6 हिजड़े हमेशा वो ड्रामा के उधर आते थे और वो अपने एक्सपीरियंस बोलते थे कि हम ऐसे है, ये है, वो है, तभी स्टडी किया था। फिर वो दरमियान के वक्त तो कुछ हिजड़ों मतलब जो पहचान लोग होते थे बोलते थे हमारा हिजड़ा इधर पहचान वाला है, उधर है, वो सबको जाके मैं मिला था। कुछ हिजड़ों ने तो मुझे बोला था कि आप झूठ बोलते, फिल्म में नहीं काम करता, आप इस हिजड़ा बनने के लिए आए हैं, तो मत आना, तो अच्छा दिखता है, क्यों आ रहा है इसमें। मैंने बोला नहीं, मैं सचमुच स्टडी करने के लिए आया हूँ। बोलता झूठ बोलता है, तो क्यों आता है, इतना तो अच्छा दिख रहा है, शादी कर ले, तेरा फैमिली अच्छा होगा। कुरुक्षेत्र और दमन जैसी अपनी आपकी फिल्में, और अब आप साउथ की तरफ जाइएगा। उस फिल्म पर चर्चा करने से पहले फिल्म भारती की हमने काफी चर्चा सुनी है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे वो फिल्म आपको कैसे मिली। और वो चूंकि आपका वही बैकग्राउंड महाराष्ट्र का है, मराठी थिएटर से आप जुड़े रहे, और शूल में एक थोड़ा सा ऑफ बीट आपको एक रोल मिला, लेकिन ये तो शुद्ध भाषा का मामला है और इसमें भाषा की विशेषज्ञता होना जरूरी है। क्या मैं जब शूल रिलीज हुआ उसके 5-6 दिन बाद ही मैं लाल सलाम की शूटिंग के लिए चंद्रपुर भामरागढ़ उधर ओरिजिनल जो लोकेशन उधर गया था। तो वहाँ एक फोन आया मद्रास से, तो मैंने फिर मुझे लगा ये कोई खींच रहा है, मद्रास का आदमी मुझे क्यों फोन करेगा और तमिल फिल्म के लिए क्यों बुलाएगा, ये कुछ गलत बात है। अच्छा। तो फिर दूसरा फोन आया, तो मैंने बोला नहीं ये सच बात है। फिर मैं बम्बई आया तो बोले कि भारती का एक रोल है, और वो शूल में निगेटिव कैरेक्टर मैंने किया, और वो भारती तो मतलब संत लेवल का है, फ्रीडम फाइटर है, पोएट है, सभी गुण उसके अंदर। सुब्रमण्यम भारती इतना फेमस है, नेशनल पोएट है। तो मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था कुछ, लेकिन वो डायरेक्टर इतने अच्छे हैं,
ज्ञान राजशेखरन, उनको लगा कि ये फेस पे वो जाएगा और ये जो शूल में उसने इतना वेरिएशन दिया है तो ये आर्टिस्ट काम कर सकता है। उनको ये भी लगा कि ये मराठी थिएटर का एक्टर है, तो मराठी थिएटर के एक्टर बहुत स्ट्रांग होते, बहुत होशियार दिमागदार रहते। अच्छा, तो ये आपने एक खास बात और जोड़ दी, दिमागदार रहते हैं, मतलब बाकी लोग को दिमाग नहीं होता है। कमल जी हम खुश हो रहे हैं। सभी जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं अपना बैंक में नहीं रख के आया हूँ। लेकिन मराठी थिएटर में तो पक्का होते हैं, बाकी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ होते होंगे, लेकिन मराठी में होते ही है। बहुत सही फरमाया आपने। हाँ। तो उनका फोन आया तो मेरा उन्होंने टेस्ट किया, मतलब स्क्रीन टेस्ट किया यहाँ। तो स्क्रीन टेस्ट पूरा मैंने मराठी में दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो बोले कि चलो क्या बोल सकते हैं, तो चैंटिंग करो। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने ड्रामा जो लिखा है उसका स्टार्ट ही ऐसा है, ऐसे एक एक ढेकूळ जमवून माती गोळा करून त्यात पाणी ओतून मातीचा गोळा बनवला असे, त्या मातीच्या गोळ्यास लाथा घालून तिचा मीपणा उतरवून तीच मातीचे मोल देऊनी मळावयास घेतली असे, तीच ऐसे एक एक वीट घेतली बनवून, ऐसे वो चैंटिंग करके दिया। फिर वो गाने के बारे में कुछ बोलो कि तमिल में सुब्रमण्यम भारती है तो गाना गाते हैं वो, तो मैंने वो नादो मानोर का है ना, पोरतोऱ्यात ऐन भरात आंबेराईत रान वाऱ्यान मन पांगते, इस टाइप का कुछ सुनाया। फिर एंग्री का कुछ मतलब यहाँ के डायलॉग सुनाया। तो ऐसा स्क्रीन टेस्ट हो गया। फिर वह मद्रास मुझे बुलाया, फिर पैसे के बारे में बातचीत हो गई, क्योंकि ये रोल कमल हसन को ऑफर किया था, 2 साल रुके थे। रजनीकांत को ऑफर किया था, 2 साल रुके थे। मतलब जो आर्टिस्ट तमिल के यहाँ के सब लोगों को देख के वो कंप्यूटराइज करके मेरा फेस फोटो करके फाइनल किया था। जी। तब तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ के जाने माने फिल्म अभिनेताओं को जो रोल ऑफर हुआ वो बाद में आपने किया। और एक ऐसी हस्ती जो दक्षिण भारत से जुड़ी है, लेकिन वो तो है तो पूरे भारत की, लेकिन जब किसी के जीवन पर फिल्म बनती है, जीवनी पर बनती है, तो उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। वो रोल आपको मिला। लेकिन अभी सयाजी साहब ये बताइए कि आपने तमिल भाषा को लेके कैसे क्या किया काम? तो मैंने ये बोला था डायरेक्टर साहब को कि कंडीशन ये है कि मुझे आप तमिल सिखाने के लिए एक टीचर दे दो। तो 6 महीने काम मैंने पहले शुरू किया। जब मैं हिंदी फिल्मों का शूटिंग हैदराबाद में करता था, पोलाची करता था, बम्बई करता था, जहाँ भी जाऊँ वो हमेशा एक आदमी आता था और मुझे सिखाता था। तो क्या ना, शुरू में मैं पागल हो रहा था। मतलब मैंने एक सब सीन मंगाए थे तो डायलॉग रिकॉर्ड करके लेता था, एक फास्ट रिकॉर्डिंग, मीडियम रिकॉर्डिंग, स्लो रिकॉर्डिंग, फिर लिखना शुरू किया था। तो वहाँ का मैं बताऊँ आपको, एक डायलॉग होता है ना, पहले दीर्घदर्शी सुंदर लैंगिक का पड़माटन मैदान पोलरिक, ऐसा वो बोलते थे। तो मुझे लगा क्या ये पागलपन है। मैंने बोला वो ये स्लो रिकॉर्डिंग करो। तो दीर्घदर्शी சொந்த ஊரில் अंगीगरी कापाड़ माटान என்ற यीशु क्रिस्त சொன்னது उन्मैदान पोलरिक। तो उसका फिर मीनिंग, दीर्घदर्शी मतलब फ्यूचर का देखने वाला, சொந்த ஊரில் खुद के गांव को जाता है, சொந்த ஊரில் अंगीगरी कापाड़ माटान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा यीशु क्रिस्त बोला था, शायद सच है। तो वो पूरा समझ के, उसका एक्सेंट समझ के, उसका मीनिंग लिख के, ऐसा पूरा सब डायलॉग तैयार करके, मतलब वहाँ के जो कुछ सॉन्ग है, भारत समुदाय वाळघवे वाळघ वाळघ भारत समुदाय वाळघवे मुप्पद कोडी जनगळी संग मुप्पद कोडी जनगळी संग मुळुमै पुदुडमै ओ पिलादु समुदायम। तो मतलब है ना कि ये उसका भारत समुदाय वाल गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये सब सॉन्ग उसका मीनिंग लिखे, या निरपदवे नड़ापदवे परापदवे निंगलाम सोप्पनंदानो पर तोट्रमय कंगड़ो, मतलब ये धरती चलने वाले लोग, उड़ने वाले पक्षी, ये पहाड़, ये सब क्या है, ड्रीम है या कुछ, ये सब मीनिंग लिख के गाना 1000 टाइम मैंने गाना सुन के वो सब एब्सॉर्ब करके, मतलब मैंने बोला था एज एन एक्टर अगर ये रोल नहीं सक्सेस होगा तो मैं सुसाइड करूंगा, मैं लायक नहीं हूँ एक्टर करके जीने के लिए। वाह सयाजी साहब, आप बताइए ना कि जिसमें आपकी इसी प्रकार की अलग अलग ढंग की भूमिकाएं हैं। सुधीर जी मिश्रा डायरेक्टर है इस रात की सुबह नए वाले, उनकी फिल्म
कलकत्ता मेल, उसमें अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, रानी मुखर्जी। तो उसमें मेरा लखन करके एक रोल है जी। तो बहुत खतरनाक है। फिर बच्चू यादव के बाद ऐसा लोगों को लगेगा कि ये बहुत खतरनाक लड़का है। उसके बाद गांधी फिल्म आएगी जिसमें सनी देओल है। फिर मकरंद देशपांडे डायरेक्ट कर रहा है फिल्म, जो खुद भी एक्टर हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं। थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो उनकी राजा दिल का गुलाम, उसमें मेरा अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा। फिर जय प्रकाश जी है, उनकी 2 फिल्में में मैं काम कर रहा हूँ। लगी प्रेम लगन, उसमें एक विलन है, और मार्केट, मनीषा कोइराला है उसमें एक इंस्पेक्टर विलन का रोल है। सयाजी साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बातें करके, स्टूडियो में आकर के। हमें तो नहीं मालूम कि आपको कैसा लगा, लेकिन हमें जरूर अच्छा लगा आपके साथ में इतनी प्यारी और हम बार बार आपको यहाँ आने के लिए न्योता भी दे रहे हैं। तो हम अब अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, मैं अपनी ओर से, कांचन जी की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप ऐसे ही शोहरत की बुलंदियों को छुएं, और वो तमाम जो कैरेक्टर हमारे आसपास हैं उनको पर्दे पर सजीव करते रहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे से कमल शर्मा और कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया रमेश गोखले ने, और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे